हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। क्या आप भी अपने होम लोन से लाखों रुपए बचाना चाहते हैं? कैसे आप 5 लाख रुपए जल्दी प्रीपेमेंट करके पूरे इंटरेस्ट के 20 लाख बचाना चाहते हैं, या हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे के लास्ट में 18 लाख का इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। तो आज बात करेंगे होम लोन रीपेमेंट की, उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स की, और जो इस तरीके के हैक्स आपको बताए जाते हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के, उस लॉजिक में क्या एक मेजर फ्लॉ है, और कैसे आप इन सारी सोच से आपको बचना चाहिए, और एक्चुअली में आपको किस तरीके से सोचना चाहिए कि होम लोन रिपेमेंट करने के कब फ़ायदे हैं, कब नहीं हैं, और कब एक्चुअली आपको होम लोन रिपेमेंट करना चाहिए। तो देखिए, आज आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल्स पर पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं अबाउट होम लोन रीपेमेंट, और वो आपको ऐसी-ऐसी हैक्स बताते हैं जिसको सुन के आपको लगता है कि ओह! ये तो कोई नया तरीका इन्होंने बता दिया, जिससे मैं अपने लाखों रुपए बचा सकता हूँ, और ये तो किसी को पता ही नहीं था। कोई ऐसी चीज़, जैसे एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दो तो वो कैलकुलेट पूरा करके बता देंगे कि आपके लास्ट तक कितने लाख रुपए बच जाते हैं। या फिर वो आपको ऐसी बात भी बताएँगे कि शुरू में तो बैंक सिर्फ़ इंटरेस्ट ही लेता है, और लास्ट में जाके जो बैंक जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको ज़्यादा लेता है, और शुरू में तो बैंक सारा इंटरेस्ट ही देता है। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, इसको मैं आपको आज क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। और साथ में लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको प्रीपेमेंट के बारे में सोचना चाहिए, कब आपको प्रीपेमेंट करना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताऊँगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत सही लगेगा। पहला मिथ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि बैंक शुरू में तो सारा इंटरेस्ट लेते हैं और लास्ट में जाके प्रिंसिपल लेते हैं। और इसको ऐसे दिखाया जाता है कि बैंक्स का ऐसे कोई ईविल प्लान है, जैसे कि शुरू में आपको लोन दिया तो शुरू में तो सारा इंटरेस्ट ही लेते रहते हैं वो कुछ सालों तक, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में जाके लेते हैं। देखिए, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना बैंक इंटरेस्ट लेगा या कितना प्रिंसिपल लेगा, ये एक्चुअली आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। जितना लंबा आपने होम लोन खींचा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है और आप 20 साल का होम लोन लेते हैं, तो अगर 7, साढ़े 7 या 8% का कुछ इंटरेस्ट है, तो अराउंड 70,000 80,000 का कुछ आपका ईएमआई बनेगा। तो ईएमआई आपने ही डिसाइड किया है कि मैं 20 साल तक लोन लेना चाहता हूँ और इतना मैं ईएमआई देना चाहता हूँ। अगर आप ज़्यादा पैसे दे सकते हैं हर महीने, अगर आप सपोज 2 लाख हर महीने दे सकते हैं, तो आप 70,000 की ईएमआई क्यों सेट करेंगे? आप ज़्यादा की ईएमआई सेट करेंगे, और अगर आप 2 लाख रुपए हर महीने दे सकते हैं, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप मेजर प्रिंसिपल पोर्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर 1 करोड़ का लोन है, इसको सिंपल मैथ से समझते हैं, और अगर 8% का होम लोन का इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो साल का 8 लाख का इंटरेस्ट निकल के आता है, और उसको अगर आप महीने से डिवाइड करेंगे, तो अराउंड 66,666 का कुछ इंटरेस्ट निकलेगा पर मंथ का। तो अगर आप ईएमआई दे ही 70,000 या 75,000 सकते हैं, तो 66,600 तो आपका इंटरेस्ट ही है। तो आप बचा हुआ पोर्शन ही आपका प्रिंसिपल कम करेगा ना। अगर आप हर महीने 2 लाख रुपए दे सकते हैं, तो आप जी दीजिए 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट तो आपका 66,600 ही रखना है, बाकी सारा आपका प्रिंसिपल कम करेगा। अगर आप मान लीजिए आप 5 साल की ईएमआई में होम लोन लेते हैं, अगर आप 1 करोड़ का होम लोन लेते हैं और उसे 5 साल में ही प्रीपे करना चाहते हैं और 5 साल की ईएमआई लगाते हैं, और वही 8% का इंटरेस्ट है, तो आपकी ईएमआई कुछ 2 लाख से ऊपर बनेगी, सवा 2 लाख, 2.5 लाख, आप देख लीजिएगा एक्चुअली कैलकुलेटर में। तो आप 2 लाख रुपए, सवा 2 लाख रुपए ईएमआई दीजिए, फिर आपका 66,000 का इंटरेस्ट होगा हर महीने का, और सवा लाख आप प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे प्रीपेमेंट, और आपका 5 लाख में होम लोन खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक तरीके से नैरेटिव चलाना कि होम लोन शुरू में तो सारा इंटरेस्ट लेता है, लास्ट में जाके प्रिंसिपल लेता है। अरे भाई, जब 1 करोड़ रुपए का होम लोन आपने लिया है, 66,000 तो उसका इंटरेस्ट ही है। तो अगर आप दे ही 70-80 हज़ार रुपए रखते हो शुरू में, तो 66,000 तो इंटरेस्ट ही पहले कटेगा ना, उसके बाद ही प्रिंसिपल कम करेगा। पहले तो आपको इंटरेस्ट ही पूरा करना पड़ेगा। अगर आप दे सकते हो उससे ज़्यादा प्रिंसिपल, तो दो, किसने आपको मना किया? आप हर महीने 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते रहो ईएमआई के अलावा प्रिंसिपल कम करने के लिए। बट आपके अंदर देने की अभी कैपेबिलिटी नहीं है 1 लाख से ज़्यादा ईएमआई या 70-80 हज़ार से ज़्यादा ईएमआई, तभी तो आपने 20 साल का लोन लिया है। वरना आप 5 साल का लोन लेके उसे खत्म कर दो। और ऑब्वियसली टाइम के साथ क्या होता है कि 10 साल, 5-10 साल में आपका धीरे-धीरे प्रिंसिपल कम होता जाता है, क्योंकि जो भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5-10 हज़ार रुपए हर महीना, उससे आपका प्रिंसिपल कम तो हो ही रहा है। तो 10 साल, 15 साल में आपका प्रिंसिपल घट के कम हो जाएगा बहुत धीरे-धीरे, और आपका जो टोटल ईएमआई में उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन घट जाएगा और प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जो किसी भी तरीके का आप लोन लोगे तो ऐसा ही होगा। और लोन में ईएमआई में क्योंकि डिवाइड किया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा है। आप सिर्फ इंटरेस्ट देते रहो या प्रिंसिपल देते रहो, पहले तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। उसके बाद जितना पैसा बचे वो आप प्रिंसिपल चुकाने में यूज़ कर सकते हो। तो ये आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, कितना प्रिंसिपल दे रहे हो। बैंक कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। कितने साल का आपने लोन लिया है, कितना आप ईएमआई दे सकते हो, उसी बेस पे डिपेंड करता है।
तो इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि शुरू में अगर आप प्रीपेमेंट कर दें तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बच जाएगा, लास्ट में करेंगे तो कम बचेगा। बेसिकली शुरू में आप अगर प्रीपेमेंट करेंगे तो आपका होम लोन का टेन्योर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा कि 15 साल तक आपका या 20 साल तक होम लोन बचा हुआ है, तो आप शुरू में तो थोड़ा प्रीपेमेंट करेंगे तो 20 साल का इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, बट वो 20 साल में होगा ऑब्वियसली, तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझना है। तो ये पहला पॉइंट था कि शुरू में ज़्यादा प्रीपेमेंट लेते हैं। दूसरा जो आपको कैलकुलेशंस दिखाई जाती हैं कि आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे दीजिए लास्ट में, तो आपका टोटल इंटरेस्ट 20 लाख रुपए बच जाएगा या 18 लाख रुपए बच जाएगा कुछ भी। या फिर आप शुरू में प्रीपेमेंट कर दिए तो इतने लाख रुपए बच जाएगा। जो कैलकुलेशंस दिखाई जाती हैं, उस कैलकुलेशंस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, इन कैलकुलेशंस को आपको इस तरीके से समझना है कि अगर आप जल्दी पैसा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ईएमआई अगर आप हर साल एक दे रहे हैं, पहले साल से शुरू कर दें, तो इसका मतलब आप पहले साल में ही एक्स्ट्रा पैसा अपना दे रहे हैं बैंक को वापस, आपके पास आ गया एक्स्ट्रा पैसा आपने दे दिया, तो ऑब्वियसली उससे आपका इंटरेस्ट अगले कई सालों का बच जाएगा। और अगर 20 साल में कैलकुलेशन दिखा देंगे कि आपने 1 लाख रुपए आज दिए, तो अगले 20 साल में आपके 15 लाख रुपए बच जाएंगे। तो उसको ऐसे मैजिक की तरह दिखाया जाता है, कैसे कि 1 लाख रुपए 15 लाख में आपके कन्वर्ट हो गए और आपने कुछ बहुत बड़ा हैक फाइंड आउट कर लिया। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अगर आप 1 लाख रुपए अभी दे रहे हैं या 1 लाख रुपए 10 साल बाद दे रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली डिफरेंट वैल्यू है। 1 लाख रुपए प्रीपेमेंट अगर आप शुरू में ही कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट बचेगा ही बचेगा ओवर द टाइम। बट आप ये भी सोचिए कि वो 1 लाख रुपए जो आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं, उसको अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें, तो वो भी 10-15 साल में बहुत ग्रो हो जाएंगे। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपसे कोई लोन लेता है आज, 10,000 रुपए का लोन ले लिया या 1 लाख रुपए का लोन लिया आपके फ्रेंड ने, और आपसे बोलता है कि ये मैं तुझे ना परसों वापस कर दूंगा, तो आप आराम से उसको दे देते हैं लोन। आपको पता है कि दे देगा, हो सकता है परसों उसकी सैलरी आने वाली हो, उसको क्रेडिट कार्ड का बिल देना हो, अगले हफ्ते उसकी सैलरी आने वाली हो, तो आप उसको लोन दे देंगे और वो 1 हफ्ते बाद आपको 1 लाख रुपए वापस कर देगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी उसमें, 1 हफ्ते में क्या ही इंटरेस्ट लोगे आप उससे। बट वही फ्रेंड अगर आपसे बोले यार मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे ना 10 साल बाद वापस कर दूंगा, और अगर 10 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपए वापस कर दे, तो क्या आपके लिए सही है? तो क्या 10 साल बाद भी 1 लाख रुपए की उतनी वैल्यू रह जाएगी जितनी आज है? ऑब्वियसली नहीं। और अगर 10 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपए वापस देने की बात करेगा, तो आप उस फ्रेंड को कभी भी लोन वो दोगे नहीं कि भाई 10 साल बाद तू मुझे 1 लाख ही क्यों देगा? अगर तुझे वापस करने हो तो ज़्यादा नहीं वापस करने होंगे। तो इसी तरीके से ये प्रीपेमेंट, हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे देना या शुरू में प्रीपेमेंट कर देना, इससे जो लाखों रुपए सेव हो रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन दिखाई जाती है, वो सेम उस तरीके से ही है कि आपने अगर बैंक को अभी दे दिया 1 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली वो अगले 8-10 साल में आपका इंटरेस्ट बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपने टोटल इंटरेस्ट से बहुत सारा बचा लिए। बट आप लोन ही इसीलिए ले रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है ना अभी। आप 1 करोड़ रुपए ले क्यों ना? अगर आपके पास हैं 1 करोड़ रुपए, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने रुपए लगा के दीजिए। लोन लेते ही आप उसका प्रीपेमेंट शुरू कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब आपके पास थे एक्स्ट्रा पैसे, तो आप ले ही क्यों नहीं रहे उस लोन को? प्रीपेमेंट अगले महीने से ही शुरू कर दें। बट एनीवेज़, देखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपको होम लोन रीपेमेंट करना है, अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो एक बहुत ही सिंपल थिंकिंग है कि आप उस पैसे का जितना होम लोन का इंटरेस्ट है, क्या उतना रिटर्न बना सकते हैं आपके हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर, जो भी होम लोन का होराइजन है। अगर आपको लगता है कि आप उस पैसे का खुद से बेटर रिटर्न बना सकते हैं कंपेयर टू होम लोन का इंटरेस्ट, तो आप उसका होम लोन का प्रीपेमेंट मत करिए। बट अगर आपको लगता है कि यार ये 8% का होम लोन है, मैं इसको एफडी में ही रखने वाला हूँ 6, 6.5% की, और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो शायद मैं रिटर्न बना नहीं सकता, तो आप ज़रूर उस होम लोन को रीपेमेंट करिए। और इस रीपेमेंट के कंसिडरेशन में एक और फैक्टर है कि जो भी आप रिटर्न बनाने का सोच रहे हैं उस पैसों से, आप उसका पोस्ट टैक्स एडजस्टेड रिटर्न कंसिडर करिए, क्योंकि होम लोन रीपेमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगता है सच। बट जो आप रिटर्न बनाएंगे उस पे आपको टैक्स देना होगा। तो अगर आप 8% का होम लोन है और आप 8.5% कहीं से बना रहे हैं, बट उसके ऊपर अगर 20% आपका टैक्स लग गया, तो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपके होम लोन के रिटर्न से कम ही आएंगे, मे बी 7%, 6.5%। तो आप टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स को देखिए और उसको कंपेयर करिए कि होम लोन का इंटरेस्ट जो आपको मिला है उससे आप ज़्यादा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसिडर करके चलना है। रीपेमेंट वैसे आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। अगर आपको होम लोन एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है अपने ऊपर, और आपने होम लोन ही बड़ी मुश्किल से लिया है कि यार घर मुझे लेना था, इसलिए मैंने लोन ले तो लिया, मेरे पास पैसा नहीं है, बट मुझे बड़ी चिंता रहती है रात दिन और मुझे जल्दी से जल्दी इस होम लोन को रीपेमेंट करना है, तो आप ज़रूर उसको रीपेमेंट करिए। वो एक कंसिडरेशन है, एक पर्सनल कंसिडरेशन है आपका। पर्सनल अगर हेल्थ ख़राब हो रही है, रातों की नींद ख़राब हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी होम लोन को रीपे करना चाहिए। बट आप फाइनेंशियल तरीके से सोचें तो आपको इन्वेस्टमेंट से उसको डायरेक्टली कंपेयर करना चाहिए।
पोस्ट टैक्स एडजस्टेड रिटर्न से कंपेयर करना चाहिए। और इसमें एक और भी पॉइंट है रिस्क का, क्योंकि देखिए जब तक होम लोन है तब तक एक रिस्क की तरह, डेट एक रिस्क है। अगर आपको पर्सनली कुछ हो गया, आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी पे कुछ फ़र्क आया, आपकी जॉब के ऊपर थोड़ा रिस्क है या आपकी लाइफ के ऊपर रिस्क है, तो मेनली लाइफ लाइफ के ऊपर जो रिस्क है उसको बचाने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आपको अपने इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करनी चाहिए कि टोटल आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एक होम लोन है, उसके अलावा भी और लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है, उसकी एजुकेशन अभी चल रही है, तो ये सारी लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए आप अपना टर्म इंश्योरेंस रखिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ टर्म इंश्योरेंस था, आपने एक होम लोन लिया, तो आप अपना टर्म इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं होम लोन के हिसाब से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आपके ऊपर रही है। गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो गया, तो एटलीस्ट आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले उस टर्म इंश्योरेंस से होम लोन को रीपे कर सकते हैं और आराम से उस घर में रह सकते हैं। तो देखिए होम लोन रीपेमेंट का यही मैं आपको एक मेन पॉइंट आज बताना चाहता था कि आप इन सारे हैक्स के या इन सारे फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स के अलग अलग वीडियोस हैं कि आप किस तरीके से लाखों रुपए बचा सकते हैं, इस ट्रैप में ना फंसिए। सिंपल पॉइंट है कि अगर आप उससे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं टैक्स सर्चेज से, तो आप रिटर्न करिए होम लोन। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना सकते, आपको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कुछ इक्विटी वगैरह में नहीं करता हूँ और मुझे सिंपल एफडी में या डेट में ही पैसा रखना होता है, तो जिसमें कि रिटर्न ऑलमोस्ट होम लोन से कम ही आता है या उसके बराबर आता है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो आप होम लोन को रिटर्न कर दीजिए, प्रीपेमेंट कर दीजिए और होम लोन को जल्दी क्लोज कर दीजिए। और देखिए कि जो आप रिटर्न कितना बना सकते हैं अपने पैसे पे। मान लीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है और आपको कुछ ऑफिस से बोनस मिला, एक्स्ट्रा पैसा मिला, 5 लाख रुपए मिले, आप उस पे कितना रिटर्न बना सकते हैं और क्या आपका होराइज़न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लीजिए आपका होम लोन अभी 10 साल का बचा हुआ है या 15 साल का बचा हुआ है और आपको कुछ 5 लाख रुपए मिले और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं और आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लग रहा है मैं उसमें अच्छा रिटर्न बना दूंगा ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, तो आप ज़रूर उसको इन्वेस्ट करिए। स्पेशली इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम होराइज़न देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इक्विटी एक बहुत वोलेटाइल एसेट है, ऊपर नीचे जा सकता है हर साल। बट अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन देखेंगे 10 साल 15 साल, तो आप ज़्यादा आसानी से इक्विटी में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और आप अगर फेयरली कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कुछ 10-11-12% रिटर्न बना लूँगा इस 5 लाख के ऊपर, आप उसको नहीं रिटर्न करते हैं, तो ये एक सही डिसीजन हो सकता है। बट दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपका होम लोन अब 5-7 साल का ही बचा है, ज़्यादा बचा नहीं है, और उसके बाद आपको कुछ बोनस मिलता है, कुछ मिलता है और आप उसको कहीं इक्विटी में लमसम लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, 4-5 साल का ही अभी होम लोन का टेन्योर बचा हुआ है। तो देखिए 4-5 साल एक बहुत छोटा होराइज़न है इक्विटी के ऊपर। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, पैसिवली सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही डाल रहे हैं या किसी निफ्टी इंडेक्स में डाल रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि अगले 2-3-4 साल, 5 साल में क्या रिटर्न आएगा। अभी देख लीजिए निफ्टी का ही पिछले 2 साल से ज़ीरो रिटर्न है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न है। तो हो सकता है 3 साल तक ज़ीरो ही रिटर्न मिले और 5 साल का भी एवरेज आप निकालेंगे, अगर आपने टॉप पे पैसा लगाया होगा, तो हो सकता है आपका एफडी के बराबर रिटर्न भी ना मिले, अगर आप सिंपली पैसिव इन्वेस्टिंग निफ्टी में कर रहे हैं और अगर टॉप में आपने वो लमसम लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर आपका होम लोन का टाइम होराइजन ज़्यादा बचा नहीं है और आपको कुछ बोनस मिलता है और आप एक पैसिव इक्विटी इन्वेस्टिंग या इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर कंसिडर करिए कि क्या इस छोटे टाइम होराइजन को देखते हुए प्रीपेमेंट करना बेटर है, क्योंकि पैसिव इक्विटी इन्वेस्टिंग में 4-5 साल के टाइम होराइजन में अच्छा रिटर्न बना पाना एक ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि अब बना लेंगे, तो अलग बात है। बट अगर आप पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटीज़ में 2-3-4 साल में एक अच्छा रिटर्न बना लेना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स एडजस्टेड 8% रिटर्न बना पाएँ। नॉन क्योंकि टैक्स एडजस्टेड 8% रिटर्न का मतलब है कि एटलीस्ट आपको 10%, 10.5% रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो एक टाइम होराइज़न का फैक्टर है जो अपने साथ लेके चलिए आप। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर टाइम कम बचा है होम लोन का, तो शायद बेटर डिसीज़न हो कि आपका जो 3-4 साल का होम लोन बचा हुआ है, उसका आप 5 लाख रुपए रीपेमेंट कर दें, ना कि आप किसी फंड में लगाएँ जो पता नहीं अगले 3-4 साल में क्या रिटर्न देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको आप कंपेयर करें, जो शुरू में बोला जाता है कि होम लोन आपको शुरू में रीपेमेंट कर दीजिए, शुरू में तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके जब 4-5 साल बचे हों, तब हो सकता है होम लोन रीपेमेंट करना ज़्यादा अच्छा डिसीज़न हो, क्योंकि आपने पिछले 10-15 साल में इक्विटी में अच्छे पैसे बना लिए हैं। अब आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट अगले 2-3 साल में क्या रिटर्न देगा, आई एम नॉट श्योर, मैं उतना उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ और 2-3 साल के रिटर्न्स ट्रैक कर पाना या प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट जब शुरू में मैंने लगाया था, तब मुझे पता था कि 15 साल में तो इक्विटी होम लोन से बेटर दे देगा। तो 15 साल तक आपने इक्विटी में लगाया, ठीक-ठाक 12% से अपना पैसा ग्रो कर लिया या जो भी आपको रिटर्न मिला है। फिर लास्ट के 4-5 साल आपको लगा कि यार पता नहीं इक्विटी मार्केट अगले 2-3 साल में क्या करेगा, मैं कह नहीं सकता, बिकॉज़ आई एम अ पैसिव इन्वेस्टर। तो आप उस पैसे को फिर से इक्विटी में जो एक्स्ट्रा पैसा है लगाने की जगह आप डिसाइड कर सकते हैं कि होम लोन को रीपेमेंट कर दें।
तो टाइम होराइजन समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जो पॉइंट मैंने पहले बोला था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फाइनेंसेस से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं कंपेयर हो सकते, कि कहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कि कहाँ आपका होम लोन का इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट रेट से सिर्फ डिसाइड नहीं हो सकते, जो मैंने बोला था पहले, कि आपका जो खुद का फाइनेंशियल कंडीशन, खुद की फाइनेंशियल थिंकिंग कैसी है, कि आप होम लोन रीपेमेंट करके ज़्यादा खुश हैं या अपने ऊपर होम लोन रख के ज़्यादा खुश हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और आपका इमरजेंसी फंड कैसा है, अगर मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, आपने टर्म इंश्योरेंस लेना मिस कर दिया। इनफैक्ट मैं पर्सनली कुछ लोगों को ऐसा जानता हूँ जो किसी वजह से टर्म इंश्योरेंस ले ही नहीं कभी, और उनको कुछ मेडिकल हल्की फुल्की इमरजेंसी आई, उसके बाद उनको टर्म इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकता, एंड उनका एक होम लोन चल रहा था। देन दे डिडंट रियली थॉट बिफोर दैट कि वो होम लोन को इतनी जल्दी रीपे कर देंगे, बट देन दे रियलाइज्ड कि यार मेरे पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है और हेल्थ का एक इंसिडेंस मेरे साथ हो चुका है, तो पता नहीं कल को क्या हो सकता है। तो उसके बाद अगले 2 4 5 साल में दे फोकस्ड ऑन रिपेइंग द होम लोन, और उन्होंने अपना पूरा होम लोन रिपे करके अपने आप को डेट फ्री कर दिया। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका इमरजेंसी फंड कैसा है, आपके इंश्योरेंसेस कैसे हैं, और कैसे आपकी सोच है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम लोन रिपेमेंट में, कंपेयर टू सिंपल मैथमेटिकल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। और जहाँ तक मैथमेटिकल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की बात है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको प्लीज़ कंसिडर करिए। ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना देते हैं कि भाई 15 लाख 20 लाख बचाने का बहुत बड़े हैक्स हैं हमारे पास, एक बार ईएमआई ऐसे दे दो तो इतने लाख रुपए बच जाएंगे, एक बार एक्स्ट्रा पी पेमेंट कर दो इतने लाख रुपए बच जाएंगे। मैं कहता हूँ आप सारा का सारा 1 करोड़ वापस ही कर दो ना, अगर आपके पास है तो आपके कितने इंटरेस्ट बच जाएगा। 20 साल तक आपको इंटरेस्ट ही लेने की जरूरत नहीं, आप लो ही मत होम लोन, आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कितना बच जाएगा। बट भैया आपके पास नहीं है पैसा, इसीलिए तो होम लोन ले रहे हो। अगर होता पैसा तो लोन लेते ही क्यों, अपने ही पैसे से आगे घर नहीं खरीद लेते। तो इन सब चक्करों में प्लीज़ मत पड़िए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझिए और अपनी खुद की मेंटल कंडीशन को समझिए, और फिर डिसाइड करिए कि आपको होम लोन रीपेमेंट करना है कि नहीं करना है। और देखिए होम लोन रीपेमेंट में आपकी खुद की क्या एज है, लाइफ के किस पड़ाव पे आए हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने 28 साल 30 साल की एज में कुछ होम लोन लिया हो, 20 25 साल का। इनफैक्ट लोग कई बार 25 साल 30 साल का भी होम लोन ले लेते हैं, उस एज में मिल जाता है क्योंकि, और आप आराम से अपनी ईएमआई दे रहे हैं। अब आप मान लीजिए 40 45 46 47 की एज तक पहुंचे, हो सकता है आपके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हो, बच्चे के ऊपर खर्चा बढ़ रहा हो, और आपको लग रहा हो कि यार ये जो जॉब है पता नहीं कितनी स्टेबल है, नहीं रहेगी, एआई का कुछ खतरा मंडरा रहा है, और होम लोन आपका ज़्यादा बचा नहीं है। तो 30 साल की एज में आप सोचते थे कि कभी प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स कमा लूँगा, और आपने प्रीपेमेंट के बारे में कभी सोचा नहीं। बट हो सकता है 45 की एज के बाद, 47 40 एज के बाद, लोन आपका थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार अब डेट फ्री हो जाना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जॉब का पता नहीं क्या होगा कल को, बच्चों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप जो थोड़ा बहुत होम लोन बचा है उसको रीपेमेंट भी कर दें, जबकि आपको पता है कि वो उतना अच्छा रिटर्न्स, उससे ज़्यादा रिटर्न्स आप बना सकते हैं। तो लाइफ की किस स्टेज पे आप हैं, आपका पर्सनल फाइनेंस कैसा चल रहा है, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है कि आप फ्यूचर में आज जो पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, या आपको लगता है कि आप पीक कर चुके हैं अपनी इनकम में और फ्यूचर में आपकी इनकम कम होने वाली है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्रैक्टिकली इफेक्ट करते हैं होम लोन प्रीपेमेंट को। और आज आपकी कितनी भी एज हो, इन सारे फैक्टर्स के बारे में आज आप नहीं सोच सकते, बट फ्यूचर में आपको ये सारे फैक्टर्स आएंगे। तो इसको जस्ट अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए कि ये सारे फैक्टर्स आएंगे फ्यूचर में, ऐसी कंडीशंस आएंगी फ्यूचर में, आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज होगी। हो सकता है आप एक से ज़्यादा घर लेना चाहते हो तो आपको और ज़्यादा होम लोन लेने की मन हो करे, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, आप कैसे अपने आप को चेंज करें। तो ये सब फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट होम लोन रिपेमेंट रादर देन सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन। और देखिए होम लोन को लेके एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही में लोन्स को लेके इतने फिजी नहीं हैं, लोन्स ले सकते हैं आसानी से, तो होम लोन्स एक वन ऑफ द बेस्ट लोन्स है जो एज अ रिटेल पर्सन को मिला है लोएस्ट इंटरेस्ट में, जो आपको एक एसेट बनाने में भी हेल्प करता है, और एक ऐसा लोन हो सकता है जो आपको वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि देखिए होम लोन जिस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, आपका प्रॉपर्टी भी उसी ऑलमोस्ट रेट से बढ़ सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया है, उसको आप रेंट पे रखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पर प्लस रेंट दोनों मिला के आप होम लोन के इंटरेस्ट से बेटर रिटर्न ले सकते हैं उससे। और अगर आपको कहीं से पैसा मिल रहा है और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके उस पैसे से मिलने वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो यही तो सारा खेल है जो सारे बिजनेसमैन, सारे बिजनेस हाउसेज और जो सारे बड़े बड़े लोग हैं जो करते हैं, वो यही करते हैं कि इंटरेस्ट लेके उस इंटरेस्ट को ऐसी चीज़ों में लगाना, ऐसे एसेट्स में लगाना, फैक्ट्रीज रन करना, ऐसी कंपनीज रन करना जो उससे रिटर्न ज़्यादा कमाती हैं। तो इसको रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फंडा होता है, इसके बारे में मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। बट मेनली बस अब मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप
होम लोन कर रख सकते हैं और होम लोन से परेशान नहीं होते, तो होम लोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो आपको सस्ते में ऐसे रेट पे पैसा देता है जिससे ज़्यादा रेट पे आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन प्लस रेंटल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करके रखना है। अगर आप इसको झेल सकते हैं, होम लोन को आराम से उसकी ईएमआई दे सकते हैं, तो आपको एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की तरफ भी ले जा सकता है। सो इस तरीके के वीडियोस आपको और मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप यूट्यूब पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो आपको ना सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में पूरी क्लैरिटी देता है, बल्कि इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में भी क्लैरिटी देता है। काफ़ी कंपनीज को भी मैं ट्रैक करता हूँ और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में, फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, जब सबके बारे में वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।